बड़ी बात में सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। चीन और पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे खतरे के बीच भारत के वैज्ञानिकों ने एक ब्रह्मास्त्र बना लिया है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है और भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल्स की काट खोज ली है। भारत ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर इंटरसेप्टर भी बना लिया है, जो कि आत्म सुरक्षा में एक बड़ा कदम है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक वैसे ही भारत के पास रूस में बना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत ने इस ब्रह्मास्त्र को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि BMDS नाम दिया है और इसमें इस्तेमाल की गई मिसाइल का नाम AD-1 रखा गया है। भारत का ये डिफेंस सिस्टम दुनिया की हर उस मिसाइल को भारत में गिराने के पहले ही मार गिराएगा जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की है। यानी कि अमेरिका में भी यदि भारत पर कोई मिसाइल अटैक होता है तो भारत का BMDS उस मिसाइल को भी हवा में ही तहस नहस कर देगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम का दूसरा सफल परीक्षण भी उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। परीक्षण के दौरान पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल को दुश्मन की मिसाइल बनाकर लॉन्च किया गया और फिर AD-1 मिसाइल को उसे इंटरसेप्ट करने के लिए लॉन्च किया गया। AD-1 मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने टारगेट को हिट किया और मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया। इस तकनीक के साथ भारत अब दुनिया में उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता है। भारत के अलावा ऐसी मिसाइलों को रोकने की क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस और इजराइल के पास है। अभी चीन के पास भी ये तकनीक उपलब्ध नहीं है। आइए बात करते एक और बड़ी बात की। अमेरिकी संसद में गुरुवार को भारत को जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और नाटो सहयोगियों के स्तर पर ही तवज्जो देने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलता है तो उसके लिए सुरक्षा सहायता बंद करने की भी अपील की गई है। अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो ने इसके लिए संसद में एक बिल पेश किया है। बिल में कहा गया है कि भारत को अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों के तौर पर ही तकनीकी सहायता दी जाए। इसके अलावा आतंकवाद के खतरे से निपटने में भी साथ दिया जाए। इस बिल को अमेरिका भारत डिफेंस को ऑपरेशन एक्ट नाम दिया गया है। प्रस्ताव पेश करने के बाद अमेरिकी सांसद ने कहा है कि कम्युनिस्ट चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों की संप्रभुता का भी उल्लंघन करता है। ऐसे में यह जरूरी है कि अमेरिका भारत जैसे अपने सहयोगियों को चीन से निपटने में मदद करे। अगर ये बिल पास होता है तो अमेरिका भारत को अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए रक्षा तकनीक और आर्थिक स्तर पर मदद भी करेगा। इसके अलावा दोनों देशों में मेडिसिन, मिलिट्री और सिविल स्पेस के क्षेत्र में भी कोऑपरेशन बढ़ेगा। इसके अलावा रूस से इक्विपमेंट खरीदने पर भारत पर पाबंदियां भी नहीं लगेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पहली बार जब अमेरिकी संसद में भारत को फोकस में रखकर इस तरह का बिल पेश किया गया है, इससे पहले पिछले साल अमेरिकी संसद ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की भी मांग उठी थी। अमेरिकी संसद की सेलेक्ट कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। भारत को हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में तेजी को उद्देश्य बताकर नाटो प्लस का दर्जा देने की कवायद शुरू की गई है। कमेटी का मानना है कि चीन ताइवान पर हमला करता है तो सामरिक तौर पर कड़ा जवाब देने के साथ साथ क्वाड को भी अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। हालांकि भारत ने स्पष्ट संकेत दिया था कि नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया था कि नाटो प्लस के दर्जे के प्रति भारत ज्यादा उत्सुक नहीं है। मूल नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में 31 सदस्य देश हैं। अमेरिका ने नाटो प्लस संगठन बनाया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिणी कोरिया है। इन देशों के साथ अमेरिका के सामरिक संबंध भी हैं। आइए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। गगनयान के लिए ट्रेनिंग कर रहे भारतीय वायु के 4 एस्ट्रोनॉट में से किसी एक को बहुत जल्द नासा भेजा जाएगा। नासा भेजकर उस एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन जाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। मंत्री ने यह बताया है कि इसरो लगातार नासा के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान की तैयारी कर रहा है। इसरो इस बात पर नजर रख रहा है कि कैसे एक गगन यात्री
कैसे एक गगन यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाए। स्पेस स्टेशन भेजने के लिए नासा ने निजी कंपनी को एक्सियोम स्पेस को चुना है और इसी कंपनी के यान में बैठकर भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। इसरो ने इसके लिए नासा की मौजूदगी में एक्सियोम स्पेस के साथ डील भी की है। इस मिशन के लॉन्चिंग अगस्त में हो सकती है और फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से ही यह मिशन लॉन्च हो सकता है। फिलहाल गगनयान के 4 एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में चल रही है। इससे पहले भारत के चारों एस्ट्रोनॉट रूस में अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। इस ट्रेनिंग में 3 में से 2 सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं और भारत की तरफ से ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट भी हैं। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो भी एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप सिंह भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनके पास भी बतौर टेस्ट पायलट 2000 घंटे से ज्यादा का अनुभव है। अंगद प्रताप ने सुखोई 30, MiG-29, MiG-21 और जगुआर जैसे फाइटर जेट्स भी उड़ाए हैं। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला भी अभी एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनके पास भी बतौर फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट 2000 घंटे से ज्यादा का अनुभव है। और बड़ी खबर चांदीपुरा वायरस की। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 3 हफ्ते में ही चांदीपुरा वायरस में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं और चांदीपुरा वायरस से मौत का आंकड़ा गुजरात में ज्यादा होने की आशंका बताई जा रही है। प्रदेश में चांदीपुरा वायरस के अब तक 125 केस सामने आ चुके हैं। अभी चांदीपुरा वायरस से संक्रमित 54 मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 26 मरीज इस वायरस से ठीक हुए हैं। शुरुआत में चांदीपुरा वायरस के मरीज गांवों में मिल रहे थे, लेकिन अब शहरी इलाके अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत जैसे शहरों में भी चांदीपुरा वायरस के मरीज मिल रहे हैं। अब तक साबरकांठा में चांदीपुरा वायरस के सबसे ज्यादा 12 मरीज मिल रहे हैं, जबकि ये वायरस अब लगभग पूरे गुजरात में ही फैल चुका है। गांधीनगर, जामनगर, मोरबी, वडोदरा, राजकोट और छोटा उदयपुर में भी चांदीपुरा वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। चांदीपुरा वायरस से मौत भी कमोबेश पूरे गुजरात में हो रही है। साबरकांठा में 2 जबकि अरवल्ली में 3 मरीजों की मौत हुई है। महसाणा, खेड़ा, राजकोट और अहमदाबाद के अलावा पंचमहल, बनासकांठा और नर्मदा जिलों में भी चांदीपुरा वायरस से मौत हो रही है। अब राजस्थान में भी चांदीपुरा वायरस के केस सामने आने के बाद परेशानी बढ़ गई है। राजस्थान में अब तक इस वायरस के 6 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में चांदीपुरा वायरस के 2 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में भी इस वायरस का 1 और मरीज मिल गया है। चांदीपुरा वायरस के लक्षण फ्लू जैसे होते हैं और इनमें तेज इंसेफेलाइटिस होता है। इसके बाद व्यक्ति के दिमाग में सूजन बढ़ जाती है और हालत बेहद खराब हो जाती है। और अब साइबर ठगी की बड़ी बात। साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ठग अब लोगों से ठगी करने के नए तरीके अख्तियार कर रहे हैं। अलग अलग पैटर्न से लोगों को निशाना बना रहे हैं और इसके लिए अब इंटरनेट का भी इस्तेमाल होने लगा है। नोएडा में एक महिला डॉक्टर से 60 लाख रुपए की ठगी की गई है। साइबर अपराधियों ने महिला को डराया कि उसने पॉर्न वीडियो शेयर किए हैं और फिर डॉक्टर को 48 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इसके बाद महिला के खाते से 60 लाख रुपए उड़ा लिए गए। 40 साल की पूजा गोयल गायनोकोलॉजिस्ट हैं। 13 जुलाई को डॉक्टर को कॉल आया और कॉल करने वाले ने कहा कि वो ट्राई से बात कर रहा है। उसके बाद डॉक्टर पूजा को बताया गया कि उन्हें मुंबई के तिलक नगर पुलिस स्टेशन से जोड़ा जा रहा है। फिर दूसरी तरफ से डॉक्टर पूजा से कहा गया कि उन्होंने पॉर्न वीडियो शेयर किए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। दबाव ज्यादा बनाने के लिए ठगों ने कहा कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है। इसके बाद किसी नरेश गोयल नाम के शख्स ने डॉक्टर पूजा को जोड़ा गया और कहा गया कि उनकी संलिप्तता मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी है।
अपराधियों ने डॉक्टर पूजा को उनकी बेटी के अपहरण की बात कहकर और ज्यादा डरा दिया। इसके बाद डॉक्टर पूजा से उनके बैंक खातों से अलग अलग बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर किए गए। डॉक्टर पूजा को 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उनके खाते से 59,54,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। करीब 50 लाख रुपए बजरंग इंटरप्राइजेज के इंडक्सन बैंक के खाते में अहमदाबाद के ब्रांच में ट्रांसफर किए गए और बाकी पैसे नायर इंटरप्राइजेज के आईसीआईसी बैंक के खाते में रायपुर ट्रांसफर किए गए। ठगों ने 2 दिन डॉक्टर पूजा को व्हाट्सएप से हिलने भी नहीं दिया। ठगी के बाद डॉक्टर पूजा ने साइबर क्राइम में एक शिकायत की और अब पुलिस खाता नंबर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। लेकिन तब तक डॉक्टर पूजा के साथ 60 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी। और आइए बात करते हैं बाढ़ बारिश की बड़ी बात। गुजरात में भारी बारिश हो रही है। लगातार मूसलाधार बारिश से तापी में हालात खराब हो गए हैं। जिले के मिंदोड़ा, जाखरी और वाल्मीकि नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। भारी बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क कट गया है और वहां एसडीआरएफ की टीमों को भेजा गया है। शहर में भी कई इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं। बालोड तालुका में पुल और बाजार पानी से डूब चुके हैं, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। वहीं तटीय इलाकों में भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। में हुई भारी बारिश की वजह से तापी जिले में प्रसार होने वाली सभी नदियों ने रौद्र स्वरूप धारण किया है। सभी नदियों के रौद्र स्वरूप के धारण करते हुए नदी के जो पास के इलाके हैं, सभी इलाके में पानी भर चुका है। आप दृश्य में जो देख रहे हैं, ये तापी के वालोड तहसील की जो वाल्मीकि नदी है, उसने रौद्र स्वरूप धारण किया है। आप रौद्र स्वरूप देख सकते हैं, ये वाल्मीकि नदी का रौद्र स्वरूप है, जिसकी वजह से वालोड वासियों की चिंता में बढ़ोतरी हुई है। वालोड में काफी ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी भर चुका है, जिसकी वजह से काफी घर के जो सामान होता है उसको भी भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हो, शिव जी का मंदिर है। शिव जी के मंदिर में भी सुबह 3 से 4 फुट जितना पानी भरा था, जिसकी वजह से मंदिर में मलबा जा चुका है, मिट्टी का ढेर लग चुका है। यहाँ पे जो भक्त है, वो भक्त भी मंदिर की साफ सफाई में लगे हुए हैं। और यही इलाके में जो पुल फड़िया विस्तार है, बाजार फड़िया विस्तार है, ऐसे 4 से 5 जैसे विस्तार है। विस्तारों में सुबह में ही 5 बजे से ही 3 से 4 फुट जितना पानी भर चुका था, जिसकी वजह से भारी मात्रा में लोगों को भारी नुकसानी हुई है। अक्षय भदाणे, इंडिया न्यूज, तापी। और अब आपकी जिंदगी की रोजमर्रा से जुड़ी एक बड़ी बात। जी हां, साबुन इस्तेमाल करने का मकसद स्किन में चिपकी गंदगी को बाहर निकालना होता है। इसलिए सभी नहाने में साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साबुन स्किन को ड्राई भी कर सकता है। सभी स्किन के लिए सभी साबुन नहीं बने होते हैं, इसलिए साबुन जब भी खरीदें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होता है। कौन सा साबुन आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है, ये TFM यानी कि टोटल फैटी मैटर से तय होता है। नहीं पता ना आप? इसका मतलब होता है कि साबुन में फैट कितनी मात्रा में। फैट ही वो चीज़ है जो साबुन में झाग पैदा करती है। साबुन में आमतौर पर सोडियम, ओलिएट या फिर पॉमेटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑलिक एसिड भी यूज होता है और ये सभी फैटी मैटर हैं। TFM से पता लगता है कि साबुन कितना शुद्ध है। आपकी स्किन के साथ साथ आपकी हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ेगा। डर्मेटोलॉजिस्ट मानते हैं कि साबुन में TFM जितना ज़्यादा होगा, वो साबुन उतना ही झाग पैदा करेगा और जितना ही ज़्यादा स्किन को साफ रखेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा TFM में सही नहीं होता है और इसे साबुन को टॉयलेट सोप भी कहा जाता है। ज़्यादा TFM यानी कि जो साबुन इस्तेमाल करने से स्किन रैशेज और स्किन ड्राई होने का भी खतरा होता है। अब TFM वाले साबुन के विकल्प भी बाजार में आने लगे हैं। मसलन सिंडेड सोप भी आते हैं और ये जो सोप होते हैं ये बड़े काम के होते हैं, जिनका TFM लेवल बहुत कम होता है। ये स्किन को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें सोप फ्री बार भी कहा जाता है। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को सिंडेड सोप इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। आमतौर पर कंपनियां साबुन में 70% तक TFM होने का दावा करती हैं, लेकिन 25% TFM पर भी साबुन झाग पैदा करने लगता है। यानी कि 25% TFM वाला साबुन भी स्किन से गंदगी निकाल सकता है।
डॉक्टर मानते हैं कि ज्यादा टीएमएफ वाला साबुन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी बहुत ज्यादा करता है ना चौंकाने वाली बात। इसलिए हमें कम टीएफएम वाले साबुन का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के लिए भी ये बहुत जरूरी है। सुबह उठकर आप सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। तो अब उसी से जुड़ी हुई बड़ी बात, दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट सभी घरों में इस्तेमाल किया जाता है। अब तो गांव में भी सभी टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले लोग टूथपेस्ट से अपने दांतों को साफ करते हैं और फिर कुछ दूसरा काम करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपका टूथपेस्ट वेज है या फिर नॉन वेज है? बाजार में कई तरह के और अलग अलग फ्लेवर के टूथपेस्ट मिलते हैं। हर कंपनी के भी कई तरह के टूथपेस्ट होते हैं। कोई कहता है कि ये नमक वाला टूथपेस्ट है, कोई कहता है कि ये फ्लोरीन वाला टूथपेस्ट है, कोई जड़ी बूटी वाला टूथपेस्ट बताता है। दरअसल जिस टूथपेस्ट को आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं वो जरूरी नहीं है कि वेज हो, वो नॉन वेज भी हो सकता है। टूथपेस्ट में प्लाक हटाने वाले केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केमिकल दांतों पर प्लाक की परत बनने से रोकते हैं, जिससे दांत साफ रहते हैं। वहीं टूथपेस्ट से बनने वाले झाग फ्लोरीन की वजह से बनते हैं। जितना ज्यादा फ्लोरीन होगा टूथपेस्ट में, उतना ही ज्यादा झाग बनेगा। टूथपेस्ट से यदि दांत ठीक तरीके से साफ किए जाएं, तो कैविटी से भी बचाव होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दांतों में कीड़ा लगना बोला जाता है। आजकल कई तरह के टूथपेस्ट में फ्लेवरिंग एजेंट और एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी मिलाए जाते हैं। यदि टूथपेस्ट में मिलने वाले केमिकल या फिर कोई भी चीज जानवरों से ली जा रही है तो टूथपेस्ट नॉनवेज हो जाता है, और यदि उसमें पेड़ पौधों से मिलने वाले केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं तो टूथपेस्ट वेज हो जाता है, यानी कि शाकाहारी हो जाता है। यदि आपको भी कंफ्यूजन है तो वेज और नॉन वेज टूथपेस्ट की पहचान कैसे करें, तो टूथपेस्ट खरीदते वक्त रैपर को ध्यान से देखें। यदि टूथपेस्ट के रैपर पर छोटे सफेद बॉक्स में हरा डॉट बना होता है तो इसका मतलब होता है कि टूथपेस्ट में पेड़ पौधों से ली गई चीजों का इस्तेमाल किया गया है। और यदि सफेद बॉक्स में लाल रंग का डॉट बना होता है तो टूथपेस्ट में जानवरों से ली गई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एक बार इसे जरूर ध्यान से देखें। चलिए बात कर लेते बड़े शहरों की बड़ी बात। मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम या फिर देश का कोई भी ऐसा चौथा शहर, बारिश में भारत में हर शहर की कहानी करीब करीब एक जैसी है। गलियां, सड़कें, सब कुछ डूब जाते हैं। थोड़ी सी बारिश ही कई फीट जल भराव का कारण बन जाती है और आम इंसान बेहाल और मजबूर हो जाता है। कई जगह तो वाहनों में फंसे लोगों की जान पर बनाती है। लेकिन लंदन जैसे शहरों में बारिश के बाद खराब हालत की तस्वीरें आखिर क्यों सामने नहीं आती है? आखिर वो शहर बारिश का पानी कहां ले जाते हैं? एक्सपर्ट बताते हैं कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को बनाने में पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान नहीं रखा गया है। यहां तक कि गुरुग्राम जैसे नए बसे शहरों में भी हाई राइज सोसाइटी तो बनाई गई हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। इन शहरों का ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा बारिश की स्थिति को संभाल नहीं पाता है, इसीलिए थोड़ी सी बारिश गंभीर बाढ़ जैसे हालत पैदा कर देती है। भारत के शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का थोड़ा बहुत काम ही हुआ है, लेकिन ये उतना नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़े। बारिश के पानी को जमीन के नीचे स्टोर करने के लिए तालाब बनाने की जरूरत है, जो कि बेहद कम है। भारत के ज्यादातर शहरों में जो कि पुरानी झीलें और तालाब थे, उन पर भी घर बना लिए गए, लेकिन लंदन में ये व्यवस्था शुरू से ही ठीक से लागू है। भारत में हरियाली वाली जगह और जंगल घटते जा रहे हैं। इस वजह से कभी बारिश बेहद ज्यादा तो कभी बेहद कम हो रही है, और इससे भी ड्रेनेज सिस्टम पर असर पड़ता है। अब भारत में नई बनने वाली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी किया गया है, लेकिन ये इमारतें भी नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पा रही हैं। लंदन की बात करें तो वहाँ स्टॉर्म वाटर प्रबंधन तकनीक ठीक तरीके से लागू है। इससे सीवर सिस्टम पर लोग कम पड़ता है, और तूफान या फिर ज्यादा बारिश होने पर पानी को सही समय पर निकालने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त भी है।
जिससे बारिश का ज्यादा पानी सीवर में नहीं जाता बल्कि उसे दूसरी जगह स्टोर किया जाता है और बिना सीवर में मिले वो पानी साफ जल स्रोत में बह जाता है, यानी आपके काम का रहता है। और भारत के शहरों में बाढ़ बारिश के खराब हालत के लिए सरकारी सिस्टम तो फिर माशाल्लाह बहुत ही जिम्मेदार है। जो सीवर सिस्टम बने भी हैं वो भी साफ नहीं है। बारिश से पहले सीवर और नालों की सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है और बजट हवा कर दिया जाता है। वो भारत के शहरों में बारिश के मौसम के खराब हालत का एक बड़ा कारण बनता है और ये आपने हमेशा अपने से शहरों में देखा भी होगा। आतंकवाद की बड़ी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए लांस नायक सुभाष चंद्र को यूपी के हाथरस में उनके गांव में अंतिम विदाई दी गई। हाथरस के गांव नगला मनी में शहीद सुभाष चंद्र पंचतत्व में विलीन हुए। सेना की टुकड़ी शहीद सुभाष के शव को लेकर सदाबाग पहुंची और सदाबाग से ही शहीद सुभाष की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। हजारों की तादाद में लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। सेना की टुकड़ी ने शोक शस्त्र के रस्म अदा की और शहीद सुभाष की अंतिम विदाई के दौरान शहीद सुभाष अमर रहे के नारे भी गूंजते रहे। हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर नारे लगा रहे थे। नंगला मनी गांव में शहीद सुभाष की श्रद्धांजलि सभा में सेना के अधिकारियों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजनेता और स्थानीय प्रशासन ने ही शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद सुभाष की उम्र सिर्फ 26 साल की थी और शहीद होने से 15 दिन पहले वो वापस अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। शहीद सुभाष की पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। शहीद की मां पुष्पा देवी का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, जबकि उनकी पत्नी तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं। शहीद सुभाष की पत्नी कांति देवी बेसुध हालत में है। शहीद सुभाष की चिता को उनके भाई बलदेव ने मुखाग्नि दी। शहीद की एक 1.5 साल की बेटी रितिका भी है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उसके परिवार में क्या हो रहा है। बेटे की चिता देख शहीद के पिता की हालत भी बेसुध है, खराब है। चंद दिनों में ही एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। नगला मनी गांव में मौजूद सभी लोगों ने एक स्वर में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने की बात कही है, पूरा सफाया करने की बात कही है, चाहे एलओसी पार ही क्यों ना जाना पड़े या एलओसी पार ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन आतंकवाद को अब जड़ से खत्म करना ही होगा और सख्त कदम उठाना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देश के ये लाल इस तरह शहीद तो ना होंगे। एक और बड़ी बात पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट जैसे हालात बन रहे हैं। यह माना जा रहा है कि तख्ता पलट नहीं भी हुआ तो राजनीतिक उलटफेर जरूर हो सकता है। खबर है कि पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को 5 कमांडर्स ने सुझाव दिया है कि इमरान खान को जेल से रिहा करना चाहिए। आर्मी का सुझाव है कि इमरान के प्रति यदि नर्म रुख अख्तियार किया जाएगा तो दुनिया में पाकिस्तान की छवि बेहतर होगी और देश में निवेश के लिए एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। असीम मुनीर के सलाहकारों का मानना है कि इमरान की रिहाई से देश में राजनीतिक स्थिरता भी आएगी। हालांकि जनरल असीम मुनीर जानते हैं कि इमरान खान की रिहाई के बाद उन्हें कंट्रोल करना असंभव होगा और इमरान के निशाने पर फौज भी होगी। ये माना जा रहा है कि इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन यह न्यायपालिका का या सरकार और फौज की वजह से होना अभी मुश्किल है। अब अमेरिका भी इमरान की रिहाई के पक्ष में नजर आ रहा है। अगर सूत्रों की मानिए तो अमेरिका का एक प्रतिनिधि मंडल अगले हफ्ते पाकिस्तान की यात्रा पर आ रहा है और ये प्रतिनिधि मंडल सेना के साथ कोई गुप्त समझौता कर सकता है और यह समझौता इमरान खान की रिहाई के लिए हो सकता है। अभी इमरान खान जेल में रहकर भी शहनवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर हैं और उनके समर्थन में गाने भी रिलीज हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार काम करने में नाकाम रही है। उसे या तो विदेश से चंदा मिल रहा है या फिर मिल रहा है तो वो चंदा कई शर्तों के साथ मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल सेना नहीं कर पा रही है। ऐसे में सेना पशुपेश में है कि वो करे तो फिर क्या करे। इमरान खान की लोकप्रियता का मुकाबला ना तो बिलावल भुट्टो कर पा रहे हैं और ना ही शरीफ परिवार का कोई सदस्य।
सरकार ने बीते दिनों इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी किया था, लेकिन लोगों के विरोध के बाद उस फैसले से भी सरकार को हाथ पीछे खींचने पड़े। अब पाकिस्तान में सभी को यह समझ आ रहा है कि पाकिस्तान की छवि मजबूत बनाने और पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए इमरान खान ही एक विकल्प है। इमरान खान को कोर्ट से राहत मिलने का सिलसिला अभी लगातार जारी है और गुरुवार को ही उन्हें 9 मई को हुई हिंसा के 12 मामलों में राहत मिली है। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की डिमांड वाली मांग खारिज की है। पाकिस्तान के जानकर ये भी मान रहे हैं कि कोर्ट से इमरान खान को लगातार राहत मिलने के पीछे भी कोई ताकत है जो पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान खान जेल से बाहर आए, और वो ताकत अमेरिका भी हो सकता है। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, इसलिए उसके कर्ज से जुड़ी हुई बड़ी बात। पाकिस्तान ने एक बार फिर से विदेशी कर्ज के लिए हाथ फैला दिया। पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर चीन से अपने कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की अपील की है। इस्लामाबाद की तरफ से यह अपील ऐसे वक्त की गई है जब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों में बन रही बिजली परियोजना के लिए चीन की तरफ से बकाया 401 अरब रुपए हो गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और ऊर्जा मंत्री सरदार अवेस लगारी ने चीन के वित्त मंत्री और चाइना एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष के मुद्दे पर मुलाकात की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने एनर्जी कर्ज चुकाने, अमेरिकी डॉलर आधारित ब्याज भुगतान को चीनी करेंसी में बदलने और सीपीईसी के लिए चीन की तरफ से मिलने वाली फंडिंग के लिए ब्याज दरों को कम करने और कर्ज वापस चुकाने के लिए 8 साल के विस्तार का अनुरोध किया। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश है कि वो आईएमएफ के मिलने वाले 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए जरूरी नियमों को पूरा करे ताकि उसे कर्ज मिल सके। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बीजिंग में जाकर चीन के वित्त मंत्री लेन फुआन से मुलाकात भी की है। हालांकि ये पता नहीं लगा है कि पाकिस्तान के अनुरोध पर चीन कर्ज देने के लिए तैयार हुआ भी है या फिर नहीं। दरअसल पाकिस्तान को चीन के बिजली संयंत्रों का 401 अरब रुपए चुका रहा है और 1 साल में इस रकम में 122 अरब रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब पाकिस्तान चाहता है कि उसे यह रकम चुकाने में थोड़ी सी राहत मिल जाए। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की आर्थिक चुनौतियां बीते कुछ समय में कई गुना बढ़ गई हैं। सरकार अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समझौता करने में सफल नहीं हो सकी है। आईएमएफ सौदे को सुरक्षित करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, वहीं चीन का बढ़ता कर्ज उसके लिए परेशानी बन रहा है। चीन से मदद की उम्मीद में लगातार पाकिस्तान के नेता बीजिंग का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दूत के तौर पर चीन का दौरा किया। हालांकि चीन से कोई बड़ी राहत पाकिस्तान को अभी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही।